Good evening, everyone. Am I clearly audible? Yes, wonderful. Now, do we have any doubt from any of the previous classes? Yes, Rishabh? Sir, I have a doubt regarding EWS reservation. जैसे अभी बोलो बेटा। MPPSC में OBC का 27% रिजर्वेशन को लेके कुछ था, तो उन्होंने पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया अभी। बट UPSC EWS का दे रही है रिजर्वेशन, पर केस तो उस पे भी चल रहा है सर सुप्रीम कोर्ट में। अभी वो वैलिड तो है नहीं, तो यहाँ गलत और वहां सही कैसे सर? देखो, वो तो एक तो आप ओबीसी का बता रहे हो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों अलग अलग रिजर्वेशन है ना? दोनों में डिफरेंस कैसे है सर? डिफरेंस कैसे? ये तो बहुत खतरनाक सवाल पूछ लिया। मतलब इकोनॉमिक को लेके और कास्ट को लेके वैसे है क्या? हाँ नहीं, क्लास को लेके। एक तो इकोनॉमिक है, ओबीसी है क्लास को लेकर। मतलब हर कोई ओबीसी रिजर्वेशन नहीं क्लेम कर सकता। अ पर्सन मे हैव टू बिलोंग टू पर्टिकुलर ग्रुप ओबीसी रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं, बस इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए और कोई और रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं होने चाहिए। बट सर, जैसे किसी कोर्ट में अगर किसी भी रिजर्वेशन में XYZ, नॉट टॉकिंग अबाउट ओबीसी एंड EWS, बट कोई भी केस चले कोर्ट में, तो उसके बेहाफ पे तब तक एग्जाम ऐसे हो सकते हैं कंडक्ट? हाँ बेटा, एग्जाम हो भी सकते हैं, एग्जाम वैलिड भी रहेंगे। इसका एग्जांपल बताते हैं आपको। 2014 में जाट्स को ओबीसी रिजर्वेशन प्रोवाइड हुआ था, ठीक है। 2014 के प्रीलिम्स में जाट्स को ओबीसी रिजर्वेशन मिला था। उसके बाद रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, तो मेंस में रिजर्वेशन नहीं मिला था, और जो मिला था रिजर्वेशन प्रीलिम्स में वो वैलिड था। जब तक कैंसिल नहीं होता तब तक वैलिड रहता है सब, ठीक है। क्लियर तो अभी भी सर पूरा नहीं हुआ, बट देखो, ये मान लो केस चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कैंसिल होगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद से कैंसिल होगा, पहले का फिर भी वैलिड रहेगा, ठीक है। यस सर। अरे को चलिए, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट्स? नो? सो हाउ इज योर एनवायरनमेंट क्लासेस गोइंग ऑन? कोई कुछ बता ही नहीं रहा, कोई नहीं ले रहा, ठीक है। यू ऑल आर कंफर्टेबल? ओके, वंडरफुल। तो आज हम जो है, देखिए पहले बता देते हैं, बीच में उस हिसाब से माइंड से बना के पॉलिटी करंट अफेयर हम लोग खत्म करेंगे आज, ठीक है। हम लोग आज पॉलिटी करंट अफेयर खत्म करेंगे। इज इट क्लियर? तो पहली इस चीज को दिमाग रखिए, क्लास विल नॉट बी बेस्ड अपॉन टाइम, द क्लास विल बेस्ड अपॉन द टॉपिक्स। जब पॉलिटी करंट खत्म हो जाएगा हम क्लास खत्म करेंगे। हो सकता है वो पहले भी हो जाए, हो सकता है बाद में। क्लियर? वेरी गुड। सो शैल वी प्रोसीड? Is the screen visible to you all? Wonderful. So बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक चार्टर रिलीज किया है, सिटीजन चार्टर। आप लोग समझते हैं क्या होता है सिटीजन चार्टर? आप लोग समझते हैं क्या होता है? जो लोग समझते हैं प्लीज बताएंगे, व्हाट इज सिटीजन चार्टर? एक चार्टर जो सिटीजन का होता है ना सर, सिटीजंस चार्टर दैट इज। अच्छा, एक काम, सब अपनी वीडियो बंद कर लो, कोई मत खोल लेना गलती से भी, ठीक है। हाँ, सर लैपटॉप से कनेक्ट ही नहीं हो रहा सर, पता नहीं क्यों। नहीं हो रहा? अच्छा, लैपटॉप से। अच्छा चलिए ठीक है। जिनका कंसर्न है, स्ट्रेंथ भी आज कम है। इंफॉर्मेशन तो मैंने पहले दे दी थी ना, आज क्लास होगी, है ना। इंफॉर्मेशन दे दी। हफ्ते में हमारी 3 क्लास तो हम रखेंगे करंट की। ये हमारे ऊपर कैसे हो, चाहे वो सैटरडे संडे हो, चाहे वो हफ्ते में 3 क्लासेस अ वीक वी विल हैव फॉर करंट अफेयर्स।
Okay, right. So what is citizen charter? Sir, Am I audible? चलिए, क्लियरली ऑडिबल है। चलिए, तो सिटीजन चार्टर बच्चों क्या होता है, कोई गैस में? हाँ भूमि बोलो बेटा। Sir, Citizens Charter is a kind of a document or a framework, means rules, where it would be mentioned how like the time taken for a process, or like the steps for a process which can be used by the citizens, so that for government works. ठीक है, इस चीज में आप सब लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिस कर रहे हैं। मुकीत ने भी बोला, मुकीत आपका शॉर्ट फॉर्म ठीक चलेगा? मुकीत चलेगा? हाँ, या मुकीत उस्मा ही पूरा बताओ, मुकीत चल जाएगा? और मुझे ना इसका मीनिंग भी आप बताना अपने नाम का, ठीक है? आपका नाम यूनिक है, थोड़ा मीनिंग भी बताना। आजकल इंटरव्यू पैनल बैठ रहे तो सबके नाम के मीनिंग जानने को मिल रहे, तो हर जगह क्यूरियोसिटी हो जाती है कि किसके नाम का क्या मीनिंग है। अच्छा, ये कमिटमेंट, अच्छा किसी और ने बोला, मैंने कहा नाम भी कमिटमेंट टुवर्ड सिटीजन है। चलिए, तो कमिटमेंट टुवर्ड सिटीजन ठीक है, विजन है, वो सब ठीक है। आप लोग एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं, सिटीजन चार्टर इज वॉलेंटरी। ओके, सिटीजन चार्टर एक वॉलेंटरी डिक्लेरेशन होती है दैट इज डन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कि हम कितने टाइम में what it will be providing a timely delivery of services, it will be providing about the quality, and it will be providing about the details what all our services are to be provided. ओके, ये सिटीजन चार्टर होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पंचायत के लिए एक सिटीजन चार्टर रिलीज किया है, दैट इज कॉल्ड एज मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। पहली चीज, इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके, सेकंड, इट इज अ मॉडल पंचायती राज चार्टर। सिटीजन चार्टर इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज अ वॉलंटरी डिक्लेरेशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो डिक्लेरेशन आया है सिटीजन चार्टर का, इट इज इन एडिशन और इन कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? इट इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इन दोनों ने एक बनाया है फ्रेमवर्क की डिलीवरी ऑफ सर्विसेज रहेगी दैट विल बी लिंक्ड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोग समझते हैं, देयर आर 17 गोल्स दैट वी हैव टू कंप्लीट टिल 2030 released by United Nations, right? So उन्हीं को लिंक कर कर the Ministry of Panchayati Raj has released a document that is called as the Model Panchayat Citizen Charter. इसका फोकस क्या रहेगा? वही टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंप्रूव लाइफ करेंगे एंड ग्रीवियांस रिट्रेसल, कि अगर किसी को कोई भी पंचायती राज से दिक्कत है तो उससे ग्रीवियांस रिट्रेसल होगा, ठीक है? नाउ पंचायत ने जो अडॉप्ट किया है, इट वाज अडॉप्टेड बाय द ग्राम सभास ऑन 15th of August 2021। ओके, सो इंडिपेंडेंस डे पे इट वाज अडॉप्टेड। अब ये क्यों है? बिकॉज अंडर आर्टिकल 243G, द 243G प्रोवाइड्स फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय द पंचायती राज। रिमेंबर पंचायती राज पार्ट 9 243 to 243O schedule 11, so that provides certain powers and functions to the panchayat, that includes एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो वो टाइमली कंप्लीट करने के लिए एक मॉडल चार्टर रिलीज हुआ है, ठीक है? समझ गए क्या क्वेश्चन बन सकता है? और बेटा पंचायती राज से कुछ भी होना ही समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। पंचायती राज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही सब कुछ। नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पार्ट। ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, मतलब पंचायती राज पे या रूरल डेवलपमेंट में हमें कुछ स्टडी करनी है तो वी कैन डू इट इन दिस इंस्टीट्यूशन। ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है which is located in Hyderabad, okay, but for the development of the north eastern region इसका गुवाहाटी में भी एक ब्रांच है, ओके? समझ में आ गया? ये बस एक थोड़ा सा आइडिया लेना है, क्योंकि चांसेस नहीं है कि इतना ज्यादा डिटेल में आए, लेकिन बस आ सकता है दैट इट इज अंडर विच मिनिस्ट्री, ओके? समझ गए? वेरी गुड। नाउ FCRA बच्चों न्यूज में है, कल परसों भी न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि FCRA के लिए जो भी गवर्नमेंट कर रही है सही कर रही है,
ठीक है, रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट और इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। तो इसीलिए एफसीआरए को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एफसीआरए क्या होता है कि कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, इट इज नॉट अ रेमिटेंस। Do not confuse foreign contribution with remittance. It means if your family member is staying outside and giving back you some money, that is a remittance. That is not a foreign contribution. But if an organization or if an individual is giving money in India for certain purposes, for example, for protection of environment, for the adaptation to the climate change, for the protection of child rights, for the protection of human rights, that will be considered as the foreign contribution. ठीक है, किसको कंक्लूड करते हैं? तो उसके लिए एक एक्ट है that is called as Foreign Contribution Regulation Act. Short form is FCRA. Okay, this act was in 2010, जिसको रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम। जनरली the finances are regulated by the Ministry of Finance, right? फाइनेंस जो भी फाइनेंशियल काम होता है, it is done by the Ministry of Finance. But when it comes to the regulation of foreign contribution, it is under the Ministry of Home Affairs. पहली चीज जो आपको जाननी है, ठीक है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने अब क्या किया है that not everyone can receive foreign contribution without following certain guidelines. There are certain guidelines which are to be followed, because it has been identified that some people, they have been receiving foreign contribution in order to threaten the sovereignty or national security. So the Ministry of Home Affairs is responsible for maintaining law and order in the country, for protecting our inland security. So the foreign contributions has to be regulated, right? Now with the previous act or the FCRA 2010, it clearly says that this funding will be regulated by the Home Ministry. An individual can receive contribution not more than 25,000 without permission. Others, they have to have the permission. NGOs which are registered with the Home Ministry, which are registering themselves again and again after every 5 years, only they can receive foreign funds, right? And registered NGO, they cannot just receive foreign fund for everything. They can receive foreign fund only for the purposes like social, educational, religious, economic, and cultural. Okay, for these factors, the funds can be received. Clear? यहाँ तक समझ में आया? Very good. So does contribution and not for profit motive? Beta, contribution is for the NGOs are for not for profit only. Okay, but this contribution has to be focusing upon the development of these areas: social, educational, religious, economic, and cultural. Okay, so अगर question आता है that can organization receive foreign funds for the religious purposes? Yes, true. Okay, religious propagation के लिए foreign fund मिल सकता है, जैसे Christian missionaries हैं. Okay, they are receiving their funding either from, let us say, Rome, or they are receiving their funding from Russia, so they are allowed to receive that. There is nothing wrong, because as per the Article 25, everyone has the right to propagate their religion. Clear? क्योंकि मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में यही बैठेगा, रिलीजियस पे ही हम लोग अटकेंगे कि होगा कि नहीं हो. ओके, तो अलाउड है, रिलीजियस पे बैन नहीं है. बट अब चेंजेस क्या क्या है ये समझ लीजिए, जो रिसेंट चेंज आया. पहला, इफ यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, ओके, इफ यू आर अ पब्लिक सर्वेंट बट ओनली एनजीओज, बेटा एनजीओज ही, इंडिविजुअल्स भी विदाउट दी पर्पस नहीं रिसीव कर सकते. एनजीओज नॉट फॉर प्रॉफिट कोई भी हो, जैसे अगर आप देखें एनजीओज बहुत सारी हैं जो रिलीजियस प्रोपोगेशन भी करते हैं. ईशा फाउंडेशन है, ईशा फाउंडेशन है, इट इज आल्सो रिलेटेड टू दी आइडियाज ऑफ शैविज्म, राइट? आदि महाशिव से रिलेटेड है. क्या दिक्कत है उसमें? इट कैन फंक्शन इफ इट इज फॉलोइंग द गाइडलाइंस. क्रिश्चियन मशीनरी है, इट कैन फंक्शन. एस्कॉन है, इट कैन फंक्शन. एस्कॉन इज आल्सो रजिस्टर्ड सोसाइटी ना, राइट? सो दे कैन. मॉस्क हो, टेम्पल हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी कर सकता है. इट इज अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, गिवन दैट इट इज नॉट थ्रेटनिंग द नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी. वही होम मिनिस्ट्री रेगुलेट करना चाहती है. ठीक है, वही होम मिनिस्ट्री रेगुलेट करना चाहती है. समझ में आ रहा है? वेरी गुड. सो पहला क्या है? द न्यू एक्ट एफसीआरए एक्ट विद द अमेंडमेंट 2020. एक्ट 2010 ही रहेगा, अमेंडमेंट 2020 में आया है.
पहला क्या है, दैट द पब्लिक सर्वेंट्स आर बार फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, a public servant cannot receive foreign contribution. The act prohibits the foreign contribution to any other person who is not registered to receive such funds. For example, if you are registered, your family member cannot receive funds on your behalf. अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप ही ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड. थर्ड, this act makes Aadhaar mandatory for all office bearers, directors or key functionaries of the organization that is receiving the foreign contribution. So Aadhaar will be mandatory as an identification document. जो fund है that will only be received in the selected branches of State Bank of India. Okay? SBI के अलावा आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन फंड, तो मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन का बैंक अकाउंट किसी और बैंक में नहीं हो सकता, राइट? प्लस आप जो फॉरेन फंड है उसका 20% से ज्यादा नहीं बोल सकते कि हमारा पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में चला गया, कि फंड आया कहाँ गया, उसके हमने चाय समोसे खा लिए, वो 20%. अगर आपके पास $100 आए हैं तो आप $20 को ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, कि हमने एसी लगवा लिया, गर्मी बहुत लगती थी, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज की अगर हम डिस्कशन करते थे तो हमें गर्मी लगती थी इसलिए हमने एसी लगवा लिया, ठीक है, तो आप 20% से ज्यादा नहीं स्पेंड कर सकते. पहले क्या था, 50% की लिमिट. क्लियर? एंड सबसे मेन कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, अगर कोई बोलता है कि हमें अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करना है, हमें नहीं चाहिए और फॉरेन फंड, हमारा हो गया, तो ये भी हो सकता है. मतलब उन्हें 5 साल का वेट करने की जरूरत नहीं. ओके, समझ में आया एफसीआरए क्या है, क्यों है, किस लिए है? सर इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है इसमें सैलरी भी इंक्लूडेड रहेगी? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड सैलरी आल्सो. कुछ भी, मतलब आप $100 आए तो $20 से ज्यादा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए नहीं निकाल सकते. ओके, सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के लिए कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया है या फिर उसमें कुछ कितना भी कर सकते हैं? रेस्ट ऑफ 80%. इंफ्रास्ट्रक्चर एनजीओ जो डेवलप करेगी उसके लिए गवर्नमेंट है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर एनजीओ से क्यों डेवलप करा रहा है ना, है ना? ओके, समझ में आया? सर जो पब्लिक सर्वेंट के लिए 25,000 रुपए का वार था वो खत्म हो गया इसमें? नहीं, पब्लिक सर्वेंट इंडिविजुअल के लिए, पब्लिक सर्वेंट आप कुछ भी नहीं ले सकते. नहीं, पहले ऐसा था ना कि कुछ अमाउंट मतलब विद परमिशन ऑफ ले सकते थे, गिफ्ट वगैरह. वो गिफ्ट है, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं. दैट इज रेगुलेटेड बाय द सर्विस रूल्स, दिस इज रेगुलेटेड बाय द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन. ओके, समझ में आया? ये किसमें कोई दिक्कत, कोई टेंशन? सर गिफ्ट तो फॉरेन भी हो सकता है ना, मेरा जैसे मानो कोई मेरे तो फॉरेन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको गिफ्ट 25,000 के, आप 50 लाख का गिफ्ट ले लो, उसके ऊपर टैक्स दे दो, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन वो पैसा किस लिए आ रहा है? अगर वो पैसा आ रहा है मान लीजिए प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ, तो आप 5 रुपए भी नहीं ले सकते हो. समझ में आया? तुम्हें टेंशन हो गई कि हमने तो प्लान कर रखा था, बाहर लोग इसीलिए भेजे थे, है ना? तो वो अलग है, समझ गए? नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए हैं नए. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग सुने होंगे, कुछ नाम हम ले रहे हैं, इससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए. कुछ ब्रांड्स सुने होंगे, मोदी केयर, एमवे, ऑरिफ्लेम, न्यूट्रा चॉइस, कौन सा है वो, ऐसे ही हर्बल लाइफ, ये सब ब्रांड सुने हैं, है ना? क्या है ये आपने कहाँ सुने हैं? मतलब इन सब ब्रांड्स के बारे में कहाँ सुना आपको?
कोई नहीं बता रहा है, बताओ बेटा कहाँ सुने? पिरामिड स्कीम जैसे था। पिरामिड स्कीम जैसा है ना, ये बोलते हैं कि देखो आप ये बेनिफिट लो, अभी आप लोगे, अभी तो नहीं, लेकिन 6 महीने बाद आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा, आपका डिस्काउंट बढ़ जाएगा, यू ऐड दीज मेनी मेंबर्स तो आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा, ये सब चीजें सुना है ना? यस सर, यस सर। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ समवन, एटलीस्ट वन पर्सन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ जो आपको डायरेक्टली ये चीजें बेचते हैं, है ना? हो सकता है आप भी उनमें से कोई हो इन द क्लास जो खुद भी इससे एसोसिएटेड है ना? यस सर। वेरी गुड बेटा, यू आर एसोसिएटेड बिफोर बट नॉट नाउ। बिफोर, ठीक है। सो अब क्या होता था कि दिस हैड ऑडी ले सकते हैं 3 की चेन में, हाँ वही सीसीडी में जो मीटिंग करते थे, है ना? मेनली दे यूज्ड टू डू द मीटिंग इन सीसीडी, टाई लगा के, बंदा टाई लगा के आता था ऑटो में और सपने दिखा के जाते थे ऑडी के, है ना? फिर कहते थे अच्छा आए हो तो अपनी एक्टिवा पे हमें भी ट्रिपलिंग में छोड़ दो कहीं पर, ठीक है? तो ये बैन हो गया है, दिस इज बैन। अब गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है दैट दिस डायरेक्ट सेलिंग as per the rules, this direct selling should not be promoting any such pyramid scheme or any such circulation of money scheme. ये फायदा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, आप जो है थोड़े दिन में अरबपति नहीं खरबपति बन जाएंगे, रशिया की इकोनॉमी आप ही सपोर्ट कर देंगे, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट हैज बैन, क्यों? बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दिस इज अगेंस्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, नाउ व्हाट आर द रूल्स? दैट any such platform, चाहे वो e-commerce हो चाहे वो normal हो, they have to apply with these guidelines so that the direct selling companies, they should be not interfering or not adopting to the pyramid scheme, पहला। Second, any kind of the money circulation scheme। दूसरा, they should be having a appointment of the nodal officer, अगर आपको कोई इशू होता है तो उस नोडल ऑफिसर से आप रिलेट कर पाए, ठीक है? अभी तो आया कि आपने डायरेक्ट सेलिंग ली किसी एक पर्सन से, कोई प्रोडक्ट खराब मिल गया तो अब क्या करोगे? आपने सामान लिया किसी से एंड दैट प्रोडक्ट वाज नॉट ऑफ ऑप्टिमम क्वालिटी, ठीक है? मान लीजिए जैसे कुछ ब्रांड्स है वो हेल्थ ब्रांड्स होते हैं, वो शेक बेचते हैं, दे आर सेलिंग शेक्स, ठीक है? कि इस शेक लो 15 दिन में हेल्दी हो जाओ, ये सब। अब उस शेक से मान लीजिए किसी की हेल्थ पे इफेक्ट हो गया और यू डू नॉट नो whom to contact, तो इसलिए क्या होगा that they have to have a nodal officer who should be applying these guidelines। okay, second, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, उन्हीं की लाइबिलिटी है उन प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी एंड सर्विस को प्रोवाइड करने की। ओके, मैकेनिज्म जो इसके लिए बनेंगे दैट विल बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट विल मेकिंग द मैकेनिज्म्स, रूल्स आर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन द स्टेट गवर्नमेंट विल बी डीलिंग विद द मैकेनिज्म्स, ठीक है? देयर हैज टू बी एडिक्वेट ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म्स। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आ रहा है? यस और नो? वेरी गुड। सर कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं क्या इस केस? कंज्यूमर फोरम तो बेटा जा ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या डायरेक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि कंज्यूमर फोरम के लिए भी वहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव तो आए, क्योंकि कंज्यूमर फोरम तो लास्ट रिजॉर्ट है, पहले तो आप कंपनी के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करेंगे ना, क्योंकि कंज्यूमर फोरम में अगर आप जा रहे हैं आपका भी तो टाइम इन्वेस्ट होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको नहीं जाना पड़ेगा, राइट? और ऑलरेडी वी हैव पेंडेंसी ऑफ केसेस, राइट? सो इसीलिए सिमिलर गाइडलाइन पीवीआई टू ग्रीफ, हाँ बेटा आ रहा है, वहां भी पहुंचेंगे, टेंशन मत लो, आप सब कर लेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाला। सो पहली चीज। दूसरा, ये कंज्यूमर जो डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, आपने उनसे प्रोडक्ट लिया तो दे कैन नॉट परसुएड यू कि देखिए आप और कस्टमर ऐड करिए, ये होगा वो होगा, आप नहीं कर सकते, ठीक है? अब क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, दैट एनी सच कंपनी, अगर वो अपने आप को कंपनी बोलती है तो दे हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। अगर वो अपने आप को पार्टनरशिप फर्म बताते हैं तो दे शुड बी रजिस्टर्ड अंडर अ पार्टनरशिप एक्ट, और अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो दे शुड बी रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000। ओके, दे शुड बी रजिस्टर्ड।
दूसरा, इंडिया में दे शुड बी हैविंग वन फिजिकल ऑफिस। ऐसा नहीं है कि कहीं ऑफिस ही नहीं है, कह रहे कहाँ है, हमारा तो स्वीडन में ऑफिस है, एंड ऑल द केसेस विल बी विद रिस्पेक्ट टू द स्वीडिश ज्यूरिसडिक्शन, फिर आप क्या करोगे, राइट? So they have to run physical office. दूसरा, they have to provide a self declaration कि हम लोग एक तो सारे रूल्स से अबाइड करते हैं एंड दे आर नॉट एंगेज इन एनी काइंड ऑफ पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन। ओके, इससे मेनली बेनिफिट क्या होगा? मेनली बेनिफिट होगा 70 लाख इंडियंस को, जिसमें 50% विमेन। मोस्ट ऑफ द विमेन, in order to have additional income, they are party to this schemes of direct selling. Okay, समझ गए रूल्स? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? नो? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया मार्केट में लेटेस्ट एक्ट आया था 2019 में, ठीक है? 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया जिसने रिप्लेस किया है 1986 वाले कंज्यूमर एक्ट। The 2019 Consumer Protection Act has replaced the 1986 Consumer Protection Act. Now this act has now revised jurisdiction. पहले क्या था, that the cases up to 1 crore were to be dealt with the district commissions. Now it has reduced to 50 lakh. It means the cases with respect to the 50 lakh till the amount of 50 lakh will be dealt by the district commission. 50 lakh to 2 crore will be dealt by the state commission, earlier which was 1 crore to 10 crore, and more than 2 crore will be dealt by the national commission. Okay, so the monetary limit for the cases has been revised: 50 lakh district, 50 lakh to state, and 2 and above to the national commission. Okay, now what are the features of the consumer protection act? क्योंकि बेटा गाइडलाइंस आई है तो एक्ट से पूछ सकते हैं, राइट? पहला क्या है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उनके ऊपर लायबिलिटी है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट खराब है या उसकी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम होती है, दे आर लायबल फॉर इट। ओके, दे कैन नॉट से वी हैव सोल्ड द प्रोडक्ट, वी आर नॉट लायबल। नो, इफ यू आर यूजिंग अ फोन एंड दैट फोन हैज ब्लास्टेड, ओके, सो इट विल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फोन कंपनी दैट दे सोल्ड यू अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। Recently there was a news that a AC compressor blast was there. So the company, the AC company will be liable. Clear? Then there is a 3-tier judicial mechanism: district, state, and national level. There will be time-bound delivery of the disposal of complaint. If there is no testing or analysis required, the complaint will be disposed of in 3 months. If there is testing required, complaint will be disposed of within 5 months. Okay. Now you do not need to go to the complaint office directly. You can also you can register a complaint online, that is called as e-Dakhil. There is a e-Dakhil portal where you can register a complaint, right? Now there is also a mediation route. That means the issues can be resolved through mediation, right? That is a mediation route. Okay, are we clear? यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो बताइए। सर, हाँ बेटा, जैसे मैंने कोई फोन लिया, हाँ, तो मैंने किसी ई-कॉमर्स साइट से लिया या कंपनी से, जैसे अमेजन से लिया, तो मैं किसको कंप्लेन करूंगा? अमेजन को करूंगा या फिर मैन्युफैक्चरर को करूंगा? ना अमेजन तो बेटा आपको बस एक डिलीवरी सर्विस है। उसमें ये भी जो नोट्स है उसमें देखा कि मतलब सर्विस प्रोवाइडर को भी आप मतलब, हाँ, तो बेटा सर्विस प्रोवाइडर मतलब मान लो इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट की कनेक्शन की वजह से आपको कुछ दिक्कत हो गई है ना, या कोई सर्विस प्रोवाइडर है जैसे गेल है या इंद्रप्रस्थ गैस है, गैस पाइपलाइन है, वो भी तो सर्विस प्रोवाइडर है, उससे कुछ दिक्कत हो गई। इलेक्ट्रिसिटी भी तो सर्विस प्रोवाइडर है। या फिर कोई डॉक्टर है, किसी डॉक्टर ने आपको गलत सलाह दे दी, समझे, तो सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हम है, आई एम ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर, तो मान लो आपको किसी को जो है हो कि भाई हमें तो मजा नहीं आया, मान लीजिए ऐसा होता है ना, आप लोगों ने फीस दी, ठीक है, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू से कि रिटर्न द फीस एंड द इंस्टीट्यूशन नो विल नॉट रिटर्न, तो देयर कैन बी सच ग्रीवियंस, ठीक है, समझ में आ रहा है? एडुब्रिज में ऐसा नहीं है, ठीक है, पहले बता देते हैं आपको, जब लगता है नहीं जी मजा नहीं आ रहा, तो वो मजा नहीं आ रहा है तो आपको
पूरा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए एक एक रुपी बहुत वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो सर जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं यहाँ पर सब कुछ, उसमें जो पॉलिसीज होती है वो मतलब इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से खुद डिसाइड करता है। वो तो बेटा फिर वो वो डिसाइड उसमें करता है, लेकिन तो कोर्ट में सब जा सकते हैं। ओके। ठीक है, सर एक कोर्ट में सब इंस्टीट्यूट है सर, हाँ, उसने तो रिटर्न एग्रीमेंट की बात करता है सर, हाँ, क्लियर नहीं अरे हुआ तो पैसे वापस। कोई ना कोई कराता है ना कोई होता है, वापस करते हैं। ठीक है, हम तो बिना रिटर्न एग्रीमेंट के आप लोगों को बोलते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है जिसने हम पहली क्लास में हमने बोला कि भाई सब 2020 वाले हैं, उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, ठीक है, उनको लगा कि पूरे साल के लिए 23, अब उनको रियलाइज हो कि उनका अटेम्प्ट अगले साल है। तो सिंपल है भाई, अगर आपको अगले साल के लिए रखना है तो ठीक है, आप तब एडजस्ट कर लेना, वापस चीज ले लो रिफंड। ठीक है, मतलब एडुब्रिज में ये सिंपल पॉलिसी है कि अगर आप नहीं सेटिस्फाइड है तो आपको रोकने का कुछ, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। इट इज बिकॉज ऑफ योर वर्ड ऑफ माउथ ओनली, वी डोंट डू एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, इतना बजट ही नहीं हम लोग मार्केटिंग करने का, हम बस क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और क्वालिटी पे ही हम लोग चल रहे हैं आगे, है ना। बस क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी तो फिर क्या मतलब। ठीक है, तो इस चीज में आप बेफिक्र रहो। एक चीज मतलब यहाँ बताते हैं, रिटर्न यहाँ पे नहीं सेटिस्फाइड तो भैया पहले, बस ये हमारा सिंपल है, क्योंकि हम खुद भी स्टूडेंट रह चुके हैं ना, हम लोगों को पता है, हम लोगों का बहुत पैसा मरा है एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो पता रखता है, वो याद रहते हैं। पहले स्टूडेंट लाइफ है हमारा, एक बार 18,000 कहीं दिया था, नहीं समझ में आया तो, लेकिन वो आज भी याद है, सोचिए 10-12 साल हो गए, है ना। तो इसीलिए खैर समझ गए ना, सर्विस प्रोवाइडर, हम लोग भी सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो अब आप हम लोगों के भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हम लोग अंडर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे, कोई दिक्कत कोई टेंशन। चलिए, एक मैसूरू डिक्लेरेशन हुई है फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एट द ग्रास रूट लेवल और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय द पंचायत अक्रॉस द कंट्री। तो 16 स्टेट्स ने साइन करी है कि डिलीवरी जो है प्रॉपर होगी इन दी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, तो ग्रास रूट पर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये इनका पर्पस है। मैसूरू डिक्लेरेशन क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मैसूरू डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? सो इट इज रिलेटेड टू द डिलीवरी ऑफ services at the panchayati level. Okay, delivery of services at the panchayati level. Okay, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, चले आगे। देखो, जो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। हाँ जी, दीजिए सक्षम। अब यू रियलाइज कि कोविड-19 में सो मेनी पीपल दे लॉस्ट देयर जॉब्स, राइट। एंड अब जो कोविड के बाद जो रिक्वायरमेंट है, कोविड के बाद जो रिक्वायरमेंट है ऑफ जॉब्स, इट हैज आल्सो चेंज्ड। अब पीपल दे नीड मोर स्किल्स। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो आप यही पूछेंगे सबसे पहली चीज कि आर यू अवेयर अबाउट द यूज ऑफ डिजिटल सिस्टम, जूम चलाना आता है कि नहीं आता है। या फिर अगर आप मान लीजिए किसी प्लम्बर को हायर करते हैं तो आप पूछेंगे ना कि भैया ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं क्या आप, है ना। बिकॉज द फ्लो ऑफ कैश हैज चेंज्ड, द कोविड हैज आल्सो चेंज्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ दी स्किल्स। तो उसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, दैट इज द डिजी सक्षम, दैट इज प्रोवाइडिंग द डिजिटल स्किल्स टू द यूथ टू इंक्रीज देयर एम्प्लॉयबिलिटी। ओके, so it is for the youth to increase their employability. This is an initiative of the government of India and the Microsoft India to promote the Digi Shiksha in the rural and the semi-urban areas. ठीक है, मेन टारगेट है रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। क्योंकि मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में तो अगर आप किसी भी शॉप पे जाएंगे और यू से दैट डू यू यूज पेटीएम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब आंसर यस रहता है ना। बट इफ यू आर स्टेइंग इन अ रूरल एरिया, वहां पर अगर आप बोलेंगे पेटीएम यूज करते हो तो द चांसेस आर की आंसर विल बी नो, दे विल ओनली से नो क्रेडिट ओनली कैश, राइट। तो वहां पर इस चीज को डेवलप करना है। अब ये जो फ्री है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग और द ट्रेनिंग विल बी फ्री एंड पहले साल में इट विल बी गिविंग स्किल्स
to 3 लाख यूथ। ठीक है, ये पर्पस क्या है, वही जो जॉब सीकर्स है। इस इनिशिएटिव में 3 टाइप की लर्निंग प्रोवाइड होगी। पहला तो क्या है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, मतलब आपको वीडियो भेज देंगे, उस वीडियो से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये होती है सेल्फ बेस्ड लर्निंग। दूसरा होता है वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड लर्निंग, मतलब ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर्स आपको पढ़ाएंगे। और तीसरा होता है इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग। इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग मतलब फिजिकल ट्रेनिंग होगी। तो 3 टाइप की ट्रेनिंग इसमें इन्वॉल्व है। अब ये जो इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग है कहाँ होगी? तो दिस ट्रेनिंग विल बी एट द मॉडल करियर सेंटर्स। इट मींस जो नेशनल करियर सर्विस स्कीम है, उन्होंने कुछ सेंटर्स बनाकर कॉल्ड एज मॉडल करियर सर्विस सेंटर। ओके, दैट विल बी प्रोवाइडेड at this platform for the scheduled caste and scheduled tribe employers. Okay, it is not for everyone. Okay, it is for the scheduled caste or scheduled tribe in the National Career Service Center. Model career centers पे you can have the instructor led training. ठीक है, पर्पस क्या है? वही कि स्किल्स दे, जैसे कि जावा सिखाएं, डेटा विजुअलाइजेशन, एक्सेल, पावर बाय, HTML, ये सब सिखाएं। ठीक है, ये जो इंप्लीमेंट होगा, इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय दी आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया। ओके, इट विल इंप्लीमेंटेड बाय आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया। एनीथिंग लेफ्ट फॉर जनरल कैटेगरी? यस बेटा, ऑनलाइन ट्रेनिंग इज लेफ्ट। ओके, ऑनलाइन ट्रेनिंग इज लेफ्ट। ऑनलाइन इज फॉर एवरीवन। ओके, ऑनलाइन इज फॉर एवरीवन। एंड ये मॉडल है इसीलिए होता है बिकॉज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस। अगर आप इकोनॉमिकली क्राइटेरिया भी देखेंगे, सो द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, दैट विल बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज। ओके, इसीलिए इस चीज पे फोकस है ना? समझ गए? यस और नो? वेरी गुड, लेट अस प्रोसीड फर्दर। ये वही फोटो बनाया हुआ है, अब देख लेना आप। अब गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं रूल्स, इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे। मतलब कि सिंपल चीज है, अगर भैया टेलीग्राफ के खंबे गड़ रहे हैं तो वो गड़ेंगे। ठीक है, दे हैव द राइट ऑफ वे। आप ये नहीं बोल सकते कि हम अपने घर के सामने खंबा नहीं लगने देंगे। ओके, गवर्नमेंट ने बोला कि खंबा भी लगेगा और मैक्सिमम 1000 रुपए पर किलोमीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स कहते हैं कि भैया प्रोविजन है, एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर रहेगा ओवर द ग्राउंड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेलीग्राफ लाइन। ठीक है, इसमें क्या है, पहला कंपनसेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट बी मोर देन 1000 रुपीज पर किलोमीटर। दूसरा, दे विल बी द राइट ऑफ वे और देयर विल बी सच प्लेटफॉर्म्स। ये पहले जो राइट ऑफ वे था, इट वाज फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, मतलब आप ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को डालने से मना नहीं कर सकते। एंड इट इज आल्सो फॉर द मोबाइल टावर्स। ठीक है, मोबाइल टावर्स को लगाने के लिए राइट ऑफ वे होता है। इट मींस इट कैन नॉट बी डिनाइड, इस एरिया में नहीं लगेगा। ओके, फीस क्या है? अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, उसके अलावा और भी कोई फीस नहीं लगेगी। ओके, ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव फीस विल बी included in the establishment or the effect of establishment of these telegraph line. Significant क्या है? भैया खंबे लगेंगे तभी तो कम्युनिकेशन चैनल्स बढ़ेंगे, है ना? खंबे लगेंगे तभी तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बढ़ेंगी तभी तो हमारा जो है इंडिया डिजिटली कनेक्ट होगा, डिजिटली कनेक्ट होगा तभी तो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी एंड वी ऑल विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। राइट, दूसरा एक और भी चीज है, अगर ये नहीं होगा तो फिर रील्स कैसे बनेंगे इंस्टाग्राम के, है ना? हमारा देश का यूथ जो है वहीं पर तो सबसे ज्यादा एंगेज है। कच्चा बादाम कैसे पकेगा, है ना? दिस इज द राइट ऑफ वे। आर वी क्लियर? चांसेस कम है लेकिन पता होना चाहिए, आ जाए तो कि क्या क्या है, किस लिए राइट ऑफ वे का मतलब क्या है, या राइट ऑफ वे वाज इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट, या नाउ यू। अब वही नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, दिस कमीशन वाज सेट अप अंडर द प्रीवियस एक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसमें वैकेंसीज है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भर लो भैया वैकेंसीज। ठीक है, दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक लीगल इम्पैक्ट असेसमेंट भी आपको करना होगा। लीगल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि कोई भी लॉ बनता है तो उसका ओवर द सोसाइटी क्या इफेक्ट होता है, दैट इज अबाउट द लीगल इम्पैक्ट असेसमेंट।
ओके, इसमें और कुछ नहीं है, बस एक नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्या होता है, तो एक क्वाज़ी जुडिशियल कमीशन है जो प्रीवियस एक्ट के अंदर आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि व्हाई यू आर नॉट फिलिंग द वैकेंसीज। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। यूनियन मिनिस्टर ने रिलीज करी है रिपोर्ट यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ओके, UDISE प्लस, यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये क्या है? इट इज द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन स्कूल एजुकेशन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बार समझिए कि एक डेटा कंपाइलेशन सिस्टम है, कि स्कूल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में जो भी डेटा इन्वॉल्व है, हाउ इट इज टू बी कंपाइल्ड, दैट इज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इनिशिएट हुआ था एज द डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इन 2012-13। नाउ ये 1st to 12th गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल अक्रॉस द इंडिया उसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं। क्या रहता है? दैट इट प्रेजेंट्स द डेटा कि कितने स्टूडेंट है पूरे इंडिया में, प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, अपर प्राइमरी में कितने हैं, एलिमेंट्री में कितने हैं, सेकेंडरी में कितने हैं, हायर सेकेंडरी में कितने हैं। डेटा आपको याद रहेगा नहीं, बस याद करिएगा हर जगह बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट में बढ़ा है, टोटल स्टूडेंट्स बढ़े हैं, अपर प्राइमरी लेवल पे बढ़े हैं, एलिमेंट्री लेवल बढ़े हैं, सेकेंडरी लेवल पे बढ़े हैं, हर जगह स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, इस डेटा के हिसाब से टीचर्स जो है वो भी बढ़ गए हैं, टीचर प्यूपल रेशो वो इंप्रूव हुआ है। ठीक है, यानी कि टीचर पीपल रेशो या प्यूपल टीचर रेशो रिड्यूस हो गया है। मतलब एक टीचर अब कम बच्चों को पढ़ाते हैं, पहले एक टीचर ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्यूपल टीचर रेशो इज रिड्यूस्ड। दिव्यांग स्टूडेंट्स यानी कि द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इंक्रीज हुआ है, गर्ल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ गया है, जेंडर पैरिटी बढ़ गई है, एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन द स्कूल्स दैट हैज आल्सो इंप्रूव्ड, कंप्यूटर्स इंप्रूव, इंटरनेट फैसिलिटी इंप्रूव, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी इंप्रूव्ड एंड मेडिकल चेकअप्स आर आल्सो इंप्रूव्ड। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस लिए है ये डेटा, याद रहेगा नहीं, सिंपल सी बात है। मेंस के लिए होता है कि जितना याद रह जाए विल राइट इट, ये याद रहेगा नहीं, बस आपको ये पता है सब इंप्रूव हुआ। ठीक है, और ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ओके, समझ गए हैं? वेरी गुड। अब आपका काम है एक बार ये सब रीड लगाइए, रीड कर लीजिए एक बार। आपके नोट्स है ना सबके पास? तो आज क्लास के बाद सबसे पहला काम यही करना है, इसको रीड करना है। ठीक है, वेरी गुड। अब हमारी कंट्री में वी हैव सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। उस डाइवर्सिटी में थोड़ी सी यूनिफॉर्मिलिटी लाने के लिए वी आर आइदर ट्राइंग टू हैव वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, वन नेशन वन ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम। तो उसी का एक मिशन है वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन, वन नेशन वन स्टैंडर्ड्स। मतलब जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, हम पूरे नेशन में एक तरीके के लाना चाहते हैं। इसका एग्जांपल, अगर आपको मिल्क जो है परचेस करना है, तो एवरीवेयर इन द कंट्री it should be based upon one standard, that is let us say liters only, right? अगर आपको परचेस करना है जैसे शुगर, तो इट शुड बी इन केजीज। आपको परचेस करने फ्रूट्स, इट शुड बी आइदर इन नंबर्स और इन केजीज, क्योंकि फ्रूट्स कुछ जगहों पर दे आर सोल्ड एज नंबर्स, राइट? जैसे आप बनानास ले लीजिए, कुछ जगह पर बनानास दे आर सोल्ड इन डजन, some places they are sold in kgs, right? तो एक स्टैंडर्ड लाना है, तो यही स्टैंडर्ड की शुरुआत हो रही है इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवेज वांट्स टू फोकस अपॉन हैविंग द वन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवेज एवरीवेयर इन द कंट्री, एंड इट इज डन बाय द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे। ठीक है, तो दिस मिशन is for the railways is being implemented by the Design Research and Standard Organization. For the whole country, it is done by the Bureau of Indian Standards. Okay, railways के लिए Research and Design Standard Organization है, all over the country it is the Bureau of Indian Standards. Now, which is the Bureau of Indian Standards body? So it is a statutory body. Okay, it is a statutory body under the BIS Act. It provides for the standardization, marking and quality certification of goods, and it is providing to have the safe and reliable quality goods,
minimizing health effects, promoting exports and import substitution, and proliferation of varieties को कंट्रोल करना थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग। बहुत सिंपल सी बात है ना। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट यूज किया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट यूज किया, जैसे कि मान लीजिए एक टूथपेस्ट है, अब वो टूथपेस्ट इट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी, राइट? तो क्या उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होना चाहिए? मान लीजिए आपने टूथपेस्ट यूज किया, दांत तो साफ हो गए, ठीक है, लेकिन साथ साथ जो है एक आध बॉडी ऑर्गन भी सुबह साफ हो गया। यू नेवर नो ना व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी, क्योंकि चलिए टूथपेस्ट में नमक है, लेकिन अगर बैक्टीरिया मारने के लिए किसी ने टूथपेस्ट में और कुछ लोग मिला दिया तो, क्योंकि आजकल तो स्टार्टअप का जमाना है ना। तो इसीलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जैसी बॉडीज हमारी कंट्री में, सिमिलरली एक और बॉडी है फूड के लिए। जैसे फूड के लिए क्या है? FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI फूड क्वालिटी को करती है। एनीवे इट इज कार्सिनोजेनिक, लॉरियल फॉस्फेट इज देयर। बेटा ऑप्शन ये बताओ, सब्स्टिट्यूट क्या है, फिर ऑल्टरनेटिव क्या है टूथपेस्ट का? ऑल्टरनेटिव क्या है टूथपेस्ट का? और अगर टूथपेस्ट से भी कार्सिनोजेनिक है, फिर तो बाकी चीजें भी शुरू कर दी जाए, ब्लेम डाल देंगे टूथपेस्ट की पे। अच्छा, नीम ऑल्टरनेटिव है, आयुर्वेदिक नीम। अच्छा, आयुर्वेदिक नीम। अच्छा, और कौन सा नीम आता है? एलोपैथिक नीम नहीं यूज करना है बच्चों। नीम ऑल्टरनेटिव कौन से जमाने में? आयुर्वेदिक पेस्ट। तुम कुछ नहीं, पतंजलि बोल दो ना, पतंजलि का है वो दंत क्रांति, वो यूज कर लो, बोल दो सीधा, डायरेक्ट सेलिंग कर लो, है ना। केमिकल्स, अच्छा सब में केमिकल्स है। चलिए तो छोड़ो कि हम, देखो हम तक तो सोचते ही नहीं। इतना इतना सोचोगे ना तो दिमाग फट जाएगा, अगर हम इतना सोचेंगे ना, क्योंकि जब जो ज्यादा कॉन्शियस होता है ना उसे टेंशन। कुछ लोग कहते हैं कि गरम चीज प्लास्टिक पैकिंग में नहीं लेनी चाहिए, इट इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक। पता है आपको ये बात? गरम चीज नहीं लेनी चाहिए, इट इज कार्सिनोजेनिक। और ऐसे क्या 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 रोक लोगे आप लोग, मतलब क्या क्या रोक लोगे? ठीक है, हिसाब से तो खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इट इज ऑल्सो यूजिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। और फिर अगर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बैन कर लेंगे तो फिर श्रीलंका जैसी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत एक नहीं है ना, 1000 दिक्कत है। इसलिए सबसे बड़ी बात जो है, छोड़ो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पे छोड़ दो, FSSAI पे छोड़ दो। हाँ, FSSAI पे छोड़ दो अपने आप, जहां लिखा। बस एक चीज नोटिस करिए, FSSAI का मार्क होना चाहिए वॉट एवर यूर ईटिंग, इंश्योर दैट इट इज सर्टिफाइड बाय FSSAI। अगर वो सर्टिफाइड नहीं तो बेटा तब सोचना, क्योंकि तब दिक्कत हो सकती है। जो होता है देखा जाएगा, फिर जो होता है देखा नहीं जाता। अच्छा ये भी है। तुम डरा रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब ये बताओ कि क्या डरा रहे हो? जो होता है देखा नहीं जाता। बेटा डराओ रहो मत, डराओ मत। देखा मतलब देखा तो क्या जाए, मतलब हम क्या क्या रोक सकते हैं, बात ये है। क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स हर जगह है, माइक्रो प्लास्टिक्स आर एवरीवेयर, है ना। ग्लास प्रोडक्ट यूज करेंगे, ग्लास में भी क्या भरोसा कि ग्लास में कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो दैट इज कार्सिनोजेनिक। कल से टूथब्रश करना है या नहीं, बेटा ये आपकी इच्छा है, हमसे क्या पूछ रहे हो? ठीक है, जहां पूछना है वहां पूछो, हमसे पूछ के क्या करोगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, मॉडल टेनेंसी एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अप्रूव कर दिया है। मतलब ये मॉडल टेनेंसी, इट इज पर्टिकुलरली फॉर द tenants at the commercial building, tenants at the residential building, tenants in the urban areas, tenants in the rural areas। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट होगा तो एक रेंट अथॉरिटी बना देंगे या रेंट कोर्ट होगी जो रेजोल्यूशन करवाती है। ठीक है, जो टेनेंट है उनको 2 महीने का डिपॉजिट देना होगा अगर वो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए ले रहे हैं, और 6 महीने का देना पड़ेगा अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए। 6 है 5 है? 6 ही है ना, हाँ 6 है अगर वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए। टेनेंट सबलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर लैंडलॉर्ड ने बोला 3 महीने का नोटिस दिया
खाली करने के लिए, ठीक है, जितना नोटिस है उतना दिया खाली करने के लिए, लेकिन अगर टेनेंट खाली नहीं करते हैं तो पहले दो महीने डबल रेंट मिलेगा लैंडलॉर्ड को थ्रू द टेनेंट, और उसके बाद 4 टाइम्स देना पड़ेगा रेंट, ठीक है, अगर लैंडलॉर्ड के बोलने पे खाली नहीं करते हैं टेनेंट, ठीक है। लैंडलॉर्ड 3 महीने का जो है नोटिस देंगे रेंट रिवाइज करने से पहले। बोलो ऋषभ। सर जैसे कि कोई स्टूडेंट है और वो दिल्ली में रह रहा है बट उसको रूम वगैरह मिल नहीं रहा है, तो फिर उसके लिए फिर भी लगेगा डबल रेंट? नहीं तो रूम मिल नहीं रहा है तो बेटा, मतलब इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। नहीं वो तो लैंडलॉर्ड से बात करने के नहीं, लेकिन लैंडलॉर्ड ने अगर बोला खाली करो तो आपको उतने टाइम पीरियड में खाली करना पड़ेगा या डबल रेंट देना, यही है। क्योंकि मिलता तो किसी को नहीं, खाली कौन करना चाहता जहां रह रहा है ना, क्योंकि इट इज अ वेरी टफ जॉब टू शिफ्ट वेयर एवर यू आर लिविंग, कोई नहीं करना चाहता, इसीलिए लैंडलॉर्ड्स अगर चाहें, क्योंकि ऑटोमेटिकली दे आर द ओनर्स ऑफ द प्लेस, अगर उन्होंने बोला खाली करने का तो खाली करने का, है ना। चलिए अब, लेकिन अगर कोई टेनेंट के साथ डिस्प्यूट है तो ये नहीं कि पानी काट दिया बिजली काट दी, यू कैन नॉट डू दैट। लैंडलॉर्ड जो है, ये स्टूडेंट्स आप लोग सुन लो, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। लैंडलॉर्ड 24 आवर्स के नोटिस से पहले आपके पास नहीं आ सकते हैं, ठीक है। दे नीड टू गिव 24 आवर्स नोटिस प्रायर टू हैविंग एनी रिप्लेसमेंट और हैविंग एनी रिपेयर्स आल्सो। कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, व्हाइट वॉशिंग होती है, ये सब चीजें ये करानी होती है लैंडलॉर्ड को एज पर दिस, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो सिंपल सी बात है कि भैया एक तो कोर्ट कचहरी के चक्कर बच जाएंगे, रेंट कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है, तो डिस्प्यूट जो है इजीली रिजॉल्व होगा। दूसरा, इतने सारे लोग हैं, इतना माइग्रेशन है, तो टेनेंट के पास भी राइट्स होने चाहिए, राइट, टेनेंट के पास भी राइट होने चाहिए। क्लियर, समझ गए हम लोग? वेरी गुड। एक मिनट आप लोग जो है एक बार इसको रीड कीजिए, क्या कह रहे थे? हाँ जी, मॉडल टेनेंसी एक्ट हम लोग समझ गए, अब आगे चलते हैं। नाउ ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन वाज रिलीज्ड, उसके हिसाब से देयर हैव बीन सर्टेन आइडेंटिफिकेशन बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री दैट इन इंडिया देयर आर 1043 यूनिवर्सिटी, approximately 42,500 colleges, 11,000 standalone institutions, and there are 307 universities that are affiliating, okay, that means that have their colleges. Number of colleges के हिसाब से यूपी is the first, महाराष्ट्र is the second, okay, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, क्योंकि अगर आप गैस करेंगे तो यूपी नहीं गैस कर पाते आप लोग, ये सबसे ज्यादा कॉलेजेस का है, तो यूपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस देन महाराष्ट्र। अगर एरिया वाइज देखें एक सिटी के हिसाब से, तो बैंगलोर अर्बन रीजन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज फॉलोड बाय जयपुर, ओके।
कॉलेज डेंसिटी इट इज वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेसेस. बिहार में 7 कॉलेजेस पर लाख पॉपुलेशन है, लेकिन कर्नाटका में 59 कॉलेजेस पर लाख पॉपुलेशन है. ऑन एन एवरेज 30 कॉलेजेस पर लाख पॉपुलेशन है. बाकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ा है. उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट रेशो सबसे ज्यादा है. ओके, देन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ चुका है. नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स is mainly coming from Nepal, the first country that is chosen or that choose India as their educational destination. Then Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, okay, and Sudan. ये 4 पता होना चाहिए, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान. क्योंकि ये नहीं पता होगा तो आप गैस भी नहीं कर पाएंगे. आप सोचेंगे बांग्लादेश सबसे पहले, ठीक है ना, because of very high migration. So it is Nepal, Afghanistan and Bangladesh. Okay, pupil teacher ratio improve हुआ है. Okay, gender parity improve हुई. It means more girls are entering the higher education institutions. It is improved. Generally आप statement गलत मान के चलेंगे कि कहाँ ऐसा कहाँ हो रहा है. So the involvement of girls student in the higher education, it has improved. Okay, the involvement of girls student has improved. Right? चलिए, उसके बाद बेटा केबल टीवी रेगुलेशन की गाइडलाइंस आई है. क्या गाइडलाइंस आई है कि अब इसको स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर रेगुलेटिंग दी केबल टेलीविजन नेटवर्क. ये कौन से एक्ट के अंदर आया? केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995. ओके, इसके अंडर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं या फिर कोई भी अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो आपके पास 3 तरीके के मैकेनिज्म रहेंगे ग्रीवियंस रिड्रेसल. पहला तो होगा ब्रॉडकास्टर्स खुद से सेल्फ रेगुलेशन करेंगे. दूसरा, रेगुलेटिंग बॉडी खुद से सेल्फ रेगुलेशन करेंगी. एंड तीसरा, देयर विल बी एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी अंडर द यूनियन. ओके, मतलब पहला सेल्फ रेगुलेशन बाय द ब्रॉडकास्टर, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज, एंड देन थर्ड विल बी द इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी. ओके, नाउ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी होती हैं? न्यूज ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट BCCC, they will get legal recognition now. Okay, at present क्या होता है? At present जो है ये सब legal recognition नहीं है, ये सब बस self regulating bodies है, voluntary. Okay, अब जब टीवी रूल हो जाएगा, it will be regulated, तो जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस आई थी ना, उससे एट पार हो जाएगा. बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म इज नाउ रेगुलेटेड. कैसे रेगुलेट होता है वो भी हम आपको बताएंगे, वो गाइडलाइंस बताएंगे, लेकिन अब ये एट पार हो गया. अगर कोई वायलेशन करता है तो दैट पर्सन कैन बी जेल्ड or imprisoned, or the monetary fine will also be there. And also there are certain guidelines of the right and wrong with respect to the TV channels. Okay, ये तो change in the TV channel. समझ में आया? वेरी गुड. निष्ठा प्रोग्राम बच्चों किस चीज से रिलेटेड है? प्रोग्राम इज रिलेटेड टू व्हाट? ट्रेनिंग. ट्रेनिंग ऑफ व्हाट? टीचर ट्रेनिंग. टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टीचर एंड हेडमास्टर ट्रेनिंग. वेरी गुड. पता तो है आप लोग, एकदम निष्ठा से पढ़ा है आपने. ठीक है, तो निष्ठा इज एन इनिशिएटिव ऑफ कौन सी मिनिस्ट्री? हाँ बेटा, HRD तो मिनिस्ट्री नहीं है. ये कौन सी मिनिस्ट्री का नाम ले लिया? HRD को मिनिस्ट्री नहीं है बेटा. यही तो क्वेश्चन फंस जाते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इनिशिएटिव. सब पढ़ लिया, लेकिन अगर सब खुद ही पढ़ ले तो हमारी क्या जरूरत पड़ती है ना, कि नोट्स तो है. आधे लोग जो क्लास नहीं आ रहे कि संडे कौन खराब करे अपना, वो जो है नोट्स में जो है वही तो पढ़ रहा है. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इनिशिएटिव जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं या जो अदर स्कूल्स है, उसमें they want to provide excellence by providing the education or the training to the teachers of primary or the elementary school. उनके हेडमास्टर, बाकी सारे टीचर्स, 42 लाख टीचर्स ऑफ ऑल ओवर द कंट्री वर गिवन ट्रेनिंग इन दिस एक्सीलेंस सिस्टम. ओके, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है. कहाँ की ट्रेनिंग दी है? लर्निंग आउटकम आइडेंटिफाई करना, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कंप्यूटर चलाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंटल कंसर्न एंड स्कूल बेस्ड असेसमेंट ऑफ जॉयफुल लर्निंग. ये सब चीजें इंक्लूड हुई. ठीक है, तो निष्ठा इज एन इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स, हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट.
It is an initiative of Ministry of Tribal Affairs, okay, along with Ministry of Education. Ministry of Tribal Affairs and Ministry of Education, okay, दोनों का है. Is it clear? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रोग्राम करा था एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने रिसेंटली इस इनिशिएटिव को कंप्लीट किया है. क्योंकि क्वेश्चन बेटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इस साल आया है, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल क्वेश्चन आ सकता है. एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आर रिलेटेड टू, तो स्कूल सुन के आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मारेंगे, है ना, लेकिन दे आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ओके, इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है. एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए इनिशिएटिव है, इट वाज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ओके, वेरी गुड. एक मिशन कर्मयोगी है, ये किस लिए है बच्चों? मिशन कर्मयोगी, अरे सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए है, जिससे कि दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द नीड्स एंड द चैलेंजेस दैट आर कमिंग इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर टाइम. ठीक है, ये इनिशिएटिव जो है, दिस इनिशिएटिव is based upon various platforms. क्या क्या प्लेटफॉर्म है? पहला, it is based upon the Prime Minister's Human Resource Council. It is based upon the Cabinet Secretary's Coordination Unit. It is based upon the Capacity Building Commission, and it is based upon the Integrated Government Online Training Karmyogi platform. Okay, Integrated Government Online Training Karmyogi platform, where Karmyogi platform will be run as a not-for-profit company. Okay, which will be providing training to the civil servants. Clear? Clear? Very good. चलिए, अब आईटी गाइडलाइंस, ये तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से पिछले साल भी हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, पिछले साल ही करंट अफेयर्स में पढ़ लिया था, लेकिन 1.5 साल के कवर करने हैं, वो तो होगा ही पिछले साल वाला भी. इस साल पेपर तो अक्टूबर में हुआ था ना, तो आईटी की गाइडलाइंस आई है. क्या गाइडलाइंस है? कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज, सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दे आर इंटरमीडिएरीज. कंटेंट आपका होता है, देखते भी आप हैं, ये बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं. गाइडलाइंस किसके लिए है? गाइडलाइंस है कि पहला, दैट दीज विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, and they will be providing a grievance redressal mechanism. Intermediaries, every intermediary will be appointing a grievance redressal officer, where if you have a complaint, you can complain to that grievance redressal officer, and they should acknowledge that complaint within 24 hours and resolve that complaint within 15 days. Okay, they should try to remove the content, the objectionable content, within 24 hours of the complaint. Now there are two categories of social media. First is the normal social media intermediary, दूसरा is significant social media intermediary. For example, let me take a platform, कोई भी नया बताओ, आया हो कुछ जो कम लोग यूज कर रहे हैं? देसी ट्विटर है ना, कू. तो मान लिया कू है, तो कू इज नॉट अ सबस्टेंशियल और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी, क्योंकि उसका जो बेस है, कंज्यूमर बेस है, इट इज नॉट वेरी हाई. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है, जहां पर एक एक इंडिविजुअल के मिलियंस में फॉलोअर है, तो सोच लीजिए कितने मिलियन होंगे. ठीक है, तो वो अलग गाइडलाइंस फॉलो करेंगे. तो जो सिग्निफिकेंट है, दे विल बी आल्सो हैविंग अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जो भी सारे रूल्स हैं उस सब को फॉलो करेंगे. प्लस दैट पर्सन शुड बी इन इंडिया, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं का भी हो, उनका एक एक यहाँ पर रेजिडेंट होना चाहिए. मतलब आपको किसी भी तरीके की अगर जरूरत हो इंटरनेट से कांटेक्ट करने के लिए, और देयर शुड बी अ कनेक्शन, जैसे आप पाए तो देयर इज अ नोडल कॉन्टैक्ट. प्लस एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए, जो सारी जो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? हाँ ना, हाँ ठीक है. तो एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर होंगे जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सबको ग्रीवियंस को रिड्रेस करेंगे. फिर है यहाँ पर एक मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी.
मंथली कंप्लाइंट रिपोर्ट देनी होगी, हमने कितना जो है अबाइड किया जो भी रेगुलेशंस है उनकी, that how much regulations we have abided and how much regulations have been followed as per the guidelines. फिर the significant social media intermediary also बताएंगे कि वो जो मैसेज था from where that message originated. Okay? मैसेज ओरिजिनेट मतलब मान लीजिए आप देखते हैं ना फॉरवर्डेड मैसेज है, फिर आता है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, ये इसी गाइडलाइंस का नतीजा बेटा, और कुछ नहीं है। 30 लोगों को भेजा, हाँ तो हाँ वही सब चीजें हैं। ये क्या है, इन्हीं गाइडलाइंस के, अब लिखा आता है ना फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, you cannot forward it to more than 5 people at once, right? This is because of these guidelines only. तो जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है वो आइडेंटिफिकेशन होगा। अगर उनके कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस तो वो हटाया जा सकता है, बट दैट विल नॉट बी डिस्क्लोज टू दैट ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर दैट व्हाई इट इज बीइंग रिमूव्ड। ओके, significant social media intermediary should also have a physical address in India. Okay, now without informing, not without giving the reasons why they are removing it. Okay, without giving the reasons. Now there has to be a voluntary user verification also, that when you are joining a platform आपसे पूछा जाता है ना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछ लेते हैं आजकल, डेट ऑफ बर्थ बताइए, कहाँ रहते हैं, लोकल एड्रेस बताइए, ऐसा है। दूसरा, if users content is removed, so there will be an opportunity to be heard. Okay, the person will be given an opportunity to be heard. Plus अगर कोई भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है इंटरमीडियरी को किसी भी चीज को रिमूव करने का, तो दैट ऑर्डर शुड बी फॉलोड। गवर्नमेंट ने अगर कुछ बात बोली है, दैट इज शुड बी फॉलोड, so that there does not any impact of the security, sovereignty, foreign relations or any other impact to the country. Clear? ये सब इंटरमीडियरी गाइडलाइंस है। ये सब गाइडलाइंस है 3 महीने में आने थे, अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, हम क्योंकि जनवरी 2021 से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इट केम इन समवेयर अराउंड फरवरी 2020। ठीक है, सिमिलरली जो डिजिटल मीडिया है उसके लिए भी आए हैं कि जो कोड ऑफ एथिक्स होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, सेल्फ क्लासिफिकेशन होगा, यानी कि अगर आप नाउ यू वॉच एनीथिंग ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म, यू फाइंड द क्लासिफिकेशन, इट इज फॉर यूनिवर्सल viewing, it is for adult viewing, it has all this content, right? So this is provided. There is a parental lock also available, and the rating is also provided so that a viewer before watching that can know what is there in this content. Okay, so these are the guidelines. Clear? जो OTT platform है, it will be under the Ministry of Information and Broadcasting, and जो intermediaries है, that will be under the Ministry of Information, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया? ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। वन इज फॉर डिजिटल मीडिया एथिक्स, अनदर इज फॉर दी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। बहुत इशू भी हुआ था, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। समझ में आया? और फिर बीच में पिछले साल 2020 बहुत बार इंटरनेट शट डाउन हुआ था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज शोन कंसर्न कि इंटरनेट is also one of the part of the freedom of speech and expression, which is a fundamental right, तो उसको बिना किसी रीजन के आप लोग ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले सर डू वी रिमेंबर मिनिस्ट्री, बेटा कुछ मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी अब रिसेंट ईयर्स में ना मिनिस्ट्रीज पूछने लग गए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले जो इंटरनेट शटडाउन हो जाता था वो सेक्शन 144 सीआरपीसी के अंडर हो जाता था, लेकिन सिंस the 2017 rules, it is under the temporary suspension of telecom rules under the Telegraph Act. Okay, अब ये Telegraph Act 1885 के अंदर सस्पेंड होता है इंटरनेट। क्लियर? ये क्वेश्चन नहीं, इसके चांसेस बहुत कम है आने, चल मारो। अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने स्कीम बनाई है, दैट स्कीम इज कॉल्ड एज IMESA, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट। IMESA is a scheme which will be providing social audit for all schemes of the government of India. Okay, this will be audited through the social audit units of the State and National Institute of Rural Development and Panchayat Raj. Which what is this institute? हमने आपको आज पहले बता दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो सोशल ऑडिटिंग होगी। IMESA is a scheme for social auditing. Social auditing क्या है?
सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सोसाइटी पे इस पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये सब चीज का ऑडिटिंग करें। ओके, इट इज अबाउट द सोशल ऑडिट। गैलेंट्री अवार्ड्स, रिपब्लिक डे पे गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं। थोड़ा सा आप लोग बता दें गैलेंट्री अवार्ड्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा, इन दी वॉर टाइम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। परमवीर चक्र, इट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ द कंट्री। देन देयर इज महावीर चक्र एंड देयर इज वीर चक्र। दीज आर दी वॉर टाइम अवार्ड्स, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। पहला मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दीजिएगा कि परमवीर चक्र सिर्फ पोस्ट ह्यूमसली मिलता है। आपको ऐसा लगता है दैट आफ्टर डेथ ही मिलता है परमवीर चक्र, लेकिन ऐसा नहीं है। लिविंग ब्रेव सोल्जर्स को भी मिलता है। ओके, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। पीस टाइम अवार्ड होते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। ओके, पीस टाइम इज अशोक, कीर्ति एंड शौर्य चक्र। These are the gallantry awards. फिर पद्म अवार्ड्स भी होते हैं। रिसेंटली पद्म अवार्ड क्योंकि पेपर में आ गया इसलिए हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। तो 3 टाइप के अवार्ड होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, हाईएस्ट अवार्ड होता है। फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी पद्म अवार्ड मिलने के लिए अगला पद्म अवार्ड आपको तभी मिलेगा when there is a gap of 5 years। आपको पद्मश्री मिला तो 5 साल से पहले पद्म भूषण नहीं मिल सकता। पद्म भूषण मिला तो 5 साल से पहले पद्म विभूषण नहीं मिल सकता। ओके, अवार्ड कौन प्रेजेंट करते हैं? प्रेसिडेंट अवार्ड प्रेजेंट करते हैं। ये अवार्ड आइडेंटिफाई कैसे होते हैं? इट इज थ्रू अ कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, थ्रू प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? समझ में आ गया? किसे मिला है वो नहीं जानना। ये क्या जो अवार्ड्स है पद्मा अवार्ड्स, क्या ये प्री इंडिपेंडेंट है? नो, दे आर पोस्ट इंडिपेंडेंट अवार्ड। 1954 में अवार्ड स्टार्ट हुए थे। ये जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स है, क्या ये प्री इंडिपेंडेंट है? दे आर नॉट प्री इंडिपेंडेंट, बट दे स्टार्टेड द मोमेंट वी गॉट इंडिपेंडेंट। ओके, ये 47 से स्टार्ट हुए हैं। अवार्डीज वी डोंट नो बेटा, कहां से इतने याद रखें? 107 पद्मश्री है, 17 पद्म भूषण है, 4 पद्म विभूषण। पद्म विभूषण देख लीजिएगा किसको मिला है, बस पद्म विभूषण देख लीजिए, 4 है क्योंकि। चलिए, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। ठीक है, तो द अवार्ड विल रिमेन द सेम बट इट इज नाउ ओनली रीनेम। सर कैन दिस अवार्ड सब्जेक्टेड आर्टिकल? नो बेटा, आर्टिकल 18 के अंदर ये जो है टाइटल्स नहीं है। आप बोल नहीं सकते कि अगर मान लीजिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्या है कि मैं पद्म विभूषण ये हूँ, नहीं, डॉक्टर आप ही का नाम लिखेंगे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे नहीं लिखवा सकते। लेकिन टाइटल क्या होता है? जो आपके फॉर्मल नेम से जुड़ गया। ठीक है, टाइटल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर फॉर्मल नेम। तो वो सिर्फ एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उनका हर जगह नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह ही होगा, राइट? मेजर ध्यानचंद है, उनका हर जगह नाम मेजर ध्यानचंद है, बिकॉज इट इज हिज टाइटल, राइट? वेरी गुड। अब ये अवार्ड क्या है? इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हु वाज मेजर ध्यानचंद? ही वाज एन इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर। वो इंडिया को उन्होंने टीम में रिप्रेजेंट किया, जहां पर इंडिया की टीम ने 3 बार गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। ठीक है, उन्हीं के बर्थ डेट पर जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। ओके, तो ये आ सकता है नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। ओके, ही वाज बोर्न ऑन 29 अगस्त 2005। क्लियर? अब मिनिस्ट्री ऑफ होम ने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाली है। जम्मू एंड कश्मीर इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जहां पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाली गई है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाली है टू rate the 20 districts of Jammu and Kashmir as per their good governance indicators around the 10 sectors। ये 10 sectors में होगा। आपको बस पता होना चाहिए for which union territory the district good governance index was released। So it was by the Ministry of Home Affairs for Jammu and Kashmir। इसके अलावा नहीं आएगा कुछ भी, टेंशन फ्री। ओके, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन सी बॉडी रिलीज करती है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स
ये क्वेश्चन आ चुका है, आए मतलब आ नहीं सकता, आ चुका है यूपीएससी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स विच बॉडी? कोई नहीं बता रहा है। Repeat. I'm asking which body releases corruption perception index? छोड़ो ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल releases the corruption perception index. This index at 180 countries. इसमें सबसे कम करप्शन जो है वो है डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड में, ठीक है। एंड इंडिया की रैंक है 85 अमंग दी 180 कंट्रीज। इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, पहले 86 थी, अब 85 है, लेकिन 2019 में नीचे गिर गई थी बिकॉज इट वाज 80 पहले। तो अभी भी हमारी पहले से कंपैरेटिवली नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वी आर बेटर। एक्सेप्ट भूटान, इंडिया के बाकी सारे नेबर खराब है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भूटान तो क्यूटनेस के मार्क्स ले जाता और कुछ नहीं है कि तुम करप्शन करोगे तो उस चक्करों से थोड़े से मार्क्स दे देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी करप्शन परसेंटेज इंडेक्स क्वेश्चन कहां से आएगा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द बॉडी, ओके। दूसरा जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स से क्वेश्चन आता है। विच बॉडी रिलीजेस गुड गवर्नेंस इंडेक्स? बताओ बताओ बताओ, विच बॉडी रिलीजेस गुड गवर्नेंस इंडेक्स? बताइए। नहीं बताएंगे, कोई बात, क्यों टेंशन ले रहे हो? इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, इट्स डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस रिलीज करता। कोई एक्सटर्नल बॉडी नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, बस याद ध्यान रखना। गुड गवर्नेंस इंडेक्स को एनजीओ नहीं रिलीज करती, को बाहर की कंट्री का वो नहीं रिलीज करती, गवर्नमेंट रिलीज करती है। किस लिए करती है? टू आइडेंटिफाई कहां पे कैसी कैसी गुड गवर्नेंस। इट इज रिलीज ऑन द 25th of December, which is celebrated as the Good Governance Day as per the birth anniversary of our former Prime Minister, okay, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। समझ में आया? वेरी गुड। बस ये इंडिकेटर है। रैंकिंग क्या है? अगर ग्रुप ए स्टेट देखें तो गुजरात टॉप पे है, ग्रुप बी देखें तो मध्य प्रदेश टॉप पे है, नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट देखें तो हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, यूनियन टेरिटरी देखें तो दिल्ली टॉप पर है, ठीक है। याद नहीं रहेगा आपको, सिंपल सी बात, ओके। चलिए, हमें बताना था, हमसे पूछा था ना किसी ने फंडामेंटल राइट्स 16(4)A और 4B, लेकिन वो क्लास में नहीं है आज ओमकार, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ और पॉलिटी में पूछना तो बेटा पूछ लीजिए। पॉलिटी करंट अफेयर्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट विल बी बिगिनिंग विद एनवायरनमेंट, ठीक है। विल बी बिगिनिंग विद एनवायरनमेंट। थोड़ा सा आप लोगों का एनवायरनमेंट चल रहा है, उसको और खत्म होने देते। 2-3 क्लास, सैटरडे, आज संडे है, मंडे ट्यूसडे आप एनवायरनमेंट और थोड़ा सा कवर कीजिए, ठीक है। तो वेंसडे को या वेंसडे या थर्सडे में हम लोग एक क्लास रख लेंगे। आपका जो है सब्सटेंशियल जब कवर हो जाएगा तो संडे को फिर एक क्लास रखेंगे, जिससे आपका बेसिक भी कवर हो जाए, ठीक है। इस वीक हम बेसिक कवर हैं, अगले वीक हम 3 क्लासेस या उससे ज्यादा क्लासेस जैसे भी रहेगा कवर करेंगे, ओके। पॉलिटी खत्म हो गया है, फिर एनवायरनमेंट करेंगे, एनवायरनमेंट के बाद इकोनॉमिक्स करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद क्या हम लोग करेंगे? क्या करोगे बताओ? साइंस टेक्स लास्ट में करेंगे, ठीक है। साइंस टेक्स तो लास्ट में। मेजर करंट अफेयर्स यही चारों से आते हैं, थोड़े बहुत आईआर से आते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से तो विशाल सर एंशिएंट में वैसे ही बहुत अच्छे से करा देते हैं आपको आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत जो बचेगा हम कर लेंगे। ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत जो आता है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि अप्रैल में हमारे पॉलिटी तो हो ही गया, एनवायरनमेंट भी हम कर लें और इकोनॉमिक्स भी कुछ पोर्शन कवर करें, और मई 15 तक जो है बाकी सारे कवर कर लें। हमारा टारगेट रहेगा मई 15 तक हम मेजर करंट अफेयर्स भी कवर करें, ठीक है।
चलिए बच्चों, भूमि बताओ बेटा। एक बस छोटा सा डाउट था पॉलिटी में सर, यूनियन मिनिस्टर्स का टर्म हम क्या बोलेंगे, 5 years या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? मिनिस्टर्स का प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये बेटा दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। सर ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर में 2013 के इसमें एक स्टेटमेंट है कि द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ नहीं, सही है, तो सही है। दीक्षा ने क्वेश्चन को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑथोराइज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर करते हैं। नहीं समझ में, एक बार अनम्यूट करके बेटा क्वेश्चन पूछ लो। जल्दी खत्म हो गया, उम्मीद नहीं थी, मैं 9:30 बजे तक सोच के बैठा था कि 9:30 तक। सर एमपी और एमएलए बिजनेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली? हाँ बेटा, बिजनेस तो कर ही सकते हैं। 5 साल तो चलो एमपी एमएलए बन गए, उसके बाद खाना कमाना भी तो है, उससे पहले भी तो कुछ कर ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए और कुछ बताइए, कोई और डाउट? बाकी सब चल रहा है, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज डिक्लेयर्ड बाय व्हाट काइंड ऑफ बॉडी? बेटा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डिक्लेयर नहीं होता, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करते हैं कि डेलीगेट कर दिया। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम ने डेलीगेट कर दिया अपनी सिटीजनशिप एक्ट के रूल्स बनाने को। ठीक है, डिपार्टमेंट को डेलीगेट करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं। अगर कुछ करना होता है उसमें डिस्कशन तो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन करती है पार्लियामेंट। ठीक है, बाकी आप लोगों की प्री की पढ़ाई कैसी चल रही है ये बताइए, बाकी छोड़ो। सर और प्रेसिडेंट, हाँ बेटा। सर वही दिक्कत आ रही है, थोड़ी कंफ्यूजन है। वो तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही है, कंफ्यूजन तो उसमें ऐसा हो रहा है सर कि मतलब पेपर लगाते हैं तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो चीजें पढ़ी हुई है वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन उसमें क्रिएट होता है। देखो, तो फिर लगता है रिवीजन करें या फिर पेपर लगाए, समझ ही नहीं आ रहा। रिवीजन देखो, पेपर जो किया उस क्वेश्चंस में जहां डाउट है वो वाला टॉपिक रिवाइज कर लो। व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव डन, गो टू दैट टॉपिक, वो रिवाइज कर लो। वो आप टाइम नहीं, एक शुरू से लेके लास्ट तक आप बैठ के रिवाइज कर रहे हैं। नहीं ऐसा भी, और सर दूसरा ऐसा, जो मैंने जहाँ से भी टेस्ट सीरीज ले रखी है वो अभी उनका मतलब इतना है कि वो टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो मतलब मुझे कंप्लीट टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, फिर टॉपिक वाइज उसको कंटिन्यूस रखना चाहिए। कुछ भी कर लो, क्वेश्चंस है, लेकिन में स्टार्ट होते ही टॉपिक वाइज खत्म कर देना। फुल टेस्ट 5 तो मिनिमम, फुल टेस्ट आप 5 तो हम लोग कराएंगे आपको फुल टेस्ट। ठीक है, आपको 5 फुल टेस्ट आपके रहेंगे, तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, इससे आपके 5 टेस्ट हो तो थोड़ा आप लोग भी कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी से टेस्ट ले लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी अब थोड़ा सा ना डगमगा जाए। और वो जब हम 5 टेस्ट देंगे एक तरीके से मान के चलिएगा, दीज आर दी 500 क्वेश्चंस दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीथिंग। ठीक है, तो उसको भी रिवाइज अच्छे से कीजिए। बाकी क्वेश्चंस लगाते रहिए, रिवीजन शुड बी एज पर द टॉपिक्स दैट यू आर डूइंग इन द क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि एक लाइन से लास्ट तक आप लोग पढ़ते रहेंगे, ऐसे तो ना तो कभी सिलेबस खत्म होगा ना ही आपके कंसेप्ट्स कभी क्लियर होंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपने आज पढ़ा, यूनियन मिनिस्टर इज होल्ड्स द ऑफिस फॉर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए किसी को नहीं पता था तो जहां नोट्स में है उसको देख लेते हैं, काउंसिल मिनिस्टर, और साथ में नोट लिख लिया दैट होल्ड्स द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिससे आप कभी भूले नहीं। ठीक है, दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड। So tomorrow you'll be having an environment and ecology class, current affairs class Wednesday or Thursday we'll be having, I'll intimate you. ठीक है, Wednesday और Thursday 7:30 से रहेगी, Wednesday और Thursday को, आपको Tuesday को बता देंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच, we'll continue with environment and ecology। ठीक है, जब भी क्लास होगी उससे एक दिन पहले आपको नोट्स भी शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग भी पढ़ सके। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।